ये कहानी उस दौर की है जब मुगलों का परचम बुलंद था। उस जमाने में औरतों और लड़कियों को पर्दे में रखा जाता था ताकि किसी दुश्मन की नजर उन पर ना पड़े और हुकूमत में किसी तरह का विवाद या बंटवारा ना हो। लेकिन कहते हैं कि कितने ही पर्दे क्यों न हो, सच्ची मोहब्बत अपनी राह बना ही लेती है। दो अलग अलग मुल्कों से ताल्लुक रखने वाले दो दिल तमाम बंदिशों के बावजूद आखिरकार एक दूसरे के हो ही जाते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं सच्ची मोहब्बत की एक अनोखी दास्तान। कहानी शुरू होती है फारस देश की सीमा के पास बसे देश बहरीन से। एक बूढ़ा बाप जो अब मृत्यु के करीब था, अपने बेटे से कुछ कह रहा था। बेटा, मेरा समय अब करीब आ गया है। मेरी चंद सांसें ही बाकी हैं, तो तुम्हें अपनी आखिरी सलाह देना चाहता हूँ। अगर जिंदगी में कभी ऐसा मुकाम आए जब तुमको लगे कि तुम हर तरफ से हार गए हो, जीने की कोई उम्मीद नहीं बचे, सारे सुख ऐशो आराम से तुम्हारा मन भर जाए, निराशा तुमको घेर ले, तो हमारे गांव में बगीचे में जो सबसे सूखा पेड़ है उसकी टहनी से फांसी लगा लेना। सब सही हो जाएगा। इसे मेरी आखिरी ख्वाहिश समझकर अमल करना। इतना कहते कहते मोहम्मद शाह ने अपनी आंखें मूंद ली। उनकी सांसों ने साथ छोड़ दिया था। 15 साल का मासूम हसन अपने वालिद के चले जाने से बहुत दुखी हुआ। माँ का आंचल पहले ही छिन चुका था और अब बाप का सहारा भी ना रहा। हसन कुछ देर यूं ही अपने अब्बा के पास खड़ा रोता रहा। फिर वो यह सोचने पर मजबूर हो गया कि इतने समझदार और विद्वान इंसान ने फांसी जैसी सलाह क्यों दी अपने बेटे को। हसन के पास कोई बड़ा इंसान नहीं था जो उसको संभाल लेता या सही रास्ता दिखाता। हसन बेहद हसीन था और बहुत ही अमीर परिवार से ताल्लुक रखता था, लेकिन उम्र कम होने की वजह से वो अब भी नादान था। कुछ दिन शोक में बिताने के बाद वो रोजमर्रा की जिंदगी में वापस लौट आया। जितनी तालीम उसने ली थी वो शायद पूरी जिंदगी के लिए काफी थी, लेकिन कम उम्र और नादानी की वजह से उसके कई मतलबी दोस्त बन गए थे जो हर समय उसके साथ रहते, खाते पीते और ऐश करते। इन दोस्तों की संगत ने उसे कई बुराइयों की ओर भी धकेल दिया। उन सबका खर्चा भी हसन ही उठाता था। नादानी और कम उम्र की वजह से उसने अपने बाप के कारोबार को बढ़ाने की बजाय उनकी बरसों की कमाई को पानी की तरह बहाना शुरू कर दिया था। उसे अंदाजा भी न था कि वह जिस डाल पर बैठा है उसे ही काट रहा है। कुछ ही समय में उसकी सारी संपत्ति खर्च हो गई। अब तो उसको खाने की भी लाले पड़ने लगे। वो दोस्त जिन पर हसन ने दिल खोलकर खर्च किया था, वो सब हसन से मुंह मोड़ चुके थे। हालात इतने बिगड़ चुके थे कि उसे 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हो रही थी। भीख मांगने की नौबत आ गई थी। हसन को एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। उसे समझ आने लगा कि क्यों उसके अब्बा ने फांसी लगाने की सलाह दी थी, क्योंकि जिल्लत की जिंदगी जीने से तो मर जाना ही बेहतर है। यही सोचकर अपने आप को कठोर बनाकर वह अपने गांव के बगीचे की ओर चल पड़ा, जो उसकी आखिरी संपत्ति थी। घनी धूप का वक्त था। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। हसन अपने साथ एक मजबूत रस्सी लाया था फांसी लगाने के लिए। बगीचे में पहुंचकर उसने सबसे सूखा पेड़ ढूंढा, कांपते हाथों से रस्सी का फंदा बनाया, उसे टहनी पर डाला और अपनी गर्दन पर कस लिया। उसका दम घुटने ही वाला था कि एक जोरदार आवाज हुई। वो टहनी, जो पहले ही सूखी और कमजोर दिख रही थी, हसन का बोझ सह न सकी और टूट गई। हसन जमीन पर आ गिरा। उसके साथ ही पेड़ से कुछ चमचमाती सी चीजें गिरीं, फिर एक और, फिर एक और। हसन चौंक गया। ये क्या चीज थी जो इतनी चमक रही थी? फिर उसने फंदा कुछ ढीला किया और धीरे धीरे पेड़ के पास गया। उसने पेड़ के अंदर झांक कर देखा तो हैरान रह गया। पूरा तना खोखला था और उसके अंदर थे बेशुमार हीरे और जवाहरात। दरअसल हसन के बाप ने सालों तक इन बेशकीमती हीरों को इस पेड़ के खोखले तने में छिपाकर रखा था, गुप्त खजाने की तरह। वह दौड़कर फावड़ा लाया और उस सूखे पेड़ के तने से वह सारा खजाना निकाला जो उसके वालिद ने
उसके बुरे वक्त के लिए बचाकर रखा था। हसन को समझ आ गया था कि उसके विद्वान पिता ने उसे मरने की सलाह नहीं दी थी, बल्कि उसे एक नया जीवन देने का रास्ता बनाया था। वे जानते थे कि जब तक इंसान अपनी गलतियों की आग में नहीं जलता, वह असली खजाने की कीमत नहीं समझता। हसन ने सारे हीरे समेटे और उनको लेकर घर आ गया। उसने तय किया कि वह ये शहर, ये देश छोड़कर इन मतलबी लोगों के साये से भी दूर चला जाएगा। बुरी आदतों और बेकार के शौकों से तो उसे वैसे भी चिढ़ हो गई थी। ये सब ही उसकी इतनी बुरी हालत के जिम्मेदार थे। रात की अंधेरे में वह चुपचाप अपने घोड़े पर सवार हुआ और खजाने की पोटली लेकर फारस देश की सरहद की ओर निकल पड़ा। फारस पहुंचकर उसने एक साधारण सा कमरा किराए पर लिया और अपने खजाने को उसी कमरे में गड्ढा खोदकर गाड़ दिया। अब हसन वह पुराना आवारा लड़ता नहीं था। उसके भीतर एक ठहराव आ गया था। साफ कपड़े पहनकर वह घोड़े पर सवार होकर घूमने निकल पड़ा। हसन को फारसी भाषा बहुत अच्छे से आती थी, तो उसके लिए यहाँ रहना कोई मुश्किल काम नहीं था। इसी दौरान उस राज्य का एक मंत्री दौरे पर वहाँ आया हुआ था। उसकी नजर हसन पर पड़ी। वह उसके पास आया और पूछा, नौजवान, क्या तुम यहाँ नए हो? हसन मुस्कुराते हुए बोला, जी जनाब, मेरा नाम हसन है और मैं यहाँ नया हूँ, कल ही आया हूँ। हसन तो था ही बहुत खूबसूरत। उस पर इतनी अच्छी फारसी बोलने पर मंत्री दंग रह गया और बोला, बहुत अच्छी फारसी भाषा जानते हो, दिखते भी अच्छे परिवार से हो। क्या तुम सल्तनत की खिदमत करना चाहोगे? हमारे सुल्तान तुम्हारे जैसे होनहार लड़कों की तलाश में रहते हैं। हसन ने मुस्कुराते हुए सिर झुकाकर कहा, जी जनाब, ये तो मेरी खुशकिस्मती होगी। आप जब हुक्म करें मैं दरबार में हाजिर हो जाऊंगा। इस तरह मंत्री की सिफारिश पर हसन को दरबार में काम मिल गया। वह अपना काम दिल लगाकर करने लगा। मगर हसन को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी जिंदगी में किस तरह का नया और खतरनाक मोड़ आने वाला है। हसन को जो नौकरी मिली वो थी अंतःपुर हरम की रखवाली की। ये जिम्मेदारी उसे इसलिए सौंपी गई थी क्योंकि वह नेकदिल था, तलवारबाजी में कुशल था और फारसी भाषा की समझ रखने वाला था। जब हसन को इस नौकरी से जुड़े खतरों का पता चला तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे समझ आ गया कि यहाँ एक छोटी सी चूक का मतलब सिर्फ नौकरी जाना नहीं, बल्कि गर्दन का धड़ से अलग होना था। हसन तुरंत मंत्री के पास पहुंचा और नौकरी छोड़ने की बात कही। मंत्री उसकी बात सुनकर गुस्से से भर उठा। उसने मेज पर हाथ पटकते हुए कहा, खामोश, क्या तुम सुल्तान के सामने मेरी नाक कटवाओगे? तुम्हारी सिफारिश मैंने की है और अब तुम पीछे हट रहे हो? चुपचाप अपना काम करो, वरना तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। यहाँ के कानून बहुत सख्त हैं। हसन के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था। वो चुपचाप अपने काम पर लौट आया। अब उसे हर रात अंतःपुर की चारदीवारी पर पहरा देना था। उस दौर में फारस का कानून बेहद कठोर था। शहजादियों को बाहरी दुनिया में कदम रखने की भी इजाजत नहीं थी। वजह थी शहजादियों और उनकी सहेलियों की बेइंतहा खूबसूरती। उनकी खूबसूरती के किस्से सरहद पार तक मशहूर थे। सुल्तान को डर था कि उनकी एक झलक भी अगर बाहरी दुश्मन को मिल गई तो उनको अपना बनाने के लिए वो फारस देश पर हमला कर सकते हैं। यानी उनकी खूबसूरती ही उनके लिए खतरा बन चुकी थी। उनके लिए आसमान का मतलब सिर्फ महल का झरोखा था और जमीन का मतलब संगमरमर का आंगन। हसन को शाही हरम की दीवारों पर गश्त करते हुए 1 महीना बीत चुका था। एक रात वह बेहद थका हुआ था। हल्की हल्की ठंडी हवा ने उसकी थकान को और गहरा कर दिया था। जाने क्या सोचकर वह हरम की दीवार फांदकर अंदर दाखिल हुआ और एक बेंच पर लेटते ही गहरी नींद की आगोश में चला गया। नींद में उसे कुछ खिलखिलाती आवाजें सुनाई दी। उसे लगा वह सपना देख रहा है। कुछ लड़कियां उसे घेर कर खड़ी हैं, हंस रही हैं और आपस में कह रही हैं, देखो कितना खूबसूरत मर्द है। हसन खड़बड़ा कर उठा तो देखा कि वहां कोई नहीं था। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और डर के मारे उसका गला सूख गया। अगर किसी ने देख लिया तो मेरी खैर नहीं। वो तुरंत उठकर बाहर की ओर भागने ही वाला था कि तभी
वही खिलखिलाहट फिर से गूंजी। इस बार यह सपना नहीं, हकीकत थी। वो भागने ही वाला था कि एक करक और दमदार आवाज गूंजी। जहां खड़े हो वहीं खड़े रहो, खबरदार, जो भागने की कोशिश भी की वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। मारे घबराहट के वो तो जैसे वहीं पर जम सा गया। अगले ही पल करीब 10 से 12 लड़कियां आईं और उसे घेर कर खड़ी हो गईं। हसन ने हिम्मत जुटाकर चुपके से सिर उठाकर देखा तो नजारा उसके लिए किसी ख्वाब से कम नहीं था। हर लड़की एक से बढ़कर एक खूबसूरत, ऐसी खूबसूरती जिसे उसने अपने पूरे जीवन में कभी नहीं देखा था। हसन खुद भी 21 से 22 साल का एक नौजवान था जिसने अभी अभी जवानी की दहलीज पर कदम रखा था। ऐसे में उसका भी दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उनमें से सबसे आगे जो लड़की आई, उसकी आंखों में बिजली सी चमक थी। उसने बड़ी शान से खुद को शहजादी बताया। बाकी सहेलियां उसे कैरिया कहकर पुकार रही थीं। वो निडर थी और हसन को अपनी तीखी नजरों से तौल रही थी। मगर हसन की नजरें उस भीड़ के आखिर में खड़ी एक लड़की पर जाकर ठहर गईं। वो इन सब में अलग थी, इन सब से भी ज्यादा खूबसूरत और सादगी से भरपूर। वो खामोश थी, पर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक और चेहरे पर एक मध्यम सी मुस्कान थी। तभी कैरिया आगे बढ़ी और बोली, सुनो लड़के, हमने आज तक तुम जैसा हसीन मर्द नहीं देखा। अपनी असलियत बयां करो, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? हसन लड़खड़ाती आवाज में बोला, जी, मेरा नाम हसन है। मैं यहाँ पहरेदारी का काम करता हूँ। मुझे इस मुल्क में आए अभी 1 महीना ही बीता है। ये सब उसने फारसी भाषा में कहा। उसकी भाषा और अंदाज सुनकर सभी लड़कियां उससे बहुत प्रभावित हुईं। कैरिया एक कदम और पास आई और बोली, क्या तुम्हें पता नहीं है कि अगर कोई मर्द रात के वक्त यहाँ पाया जाता है तो उसकी गर्दन धड़ से उड़ा दी जाती है? हसन ने हाथ जोड़ लिए। जी शहजादी, मैं इस सख्त कानून से वाकिफ हूँ, लेकिन पूरा दिन काम करने के बाद आज थकान मुझ पर हावी हो गई। पता ही नहीं चला कैसे मैं अंदर जाकर सो गया। हवा भी अच्छी चल रही थी तो नींद थोड़ी गहरी ही आ गई। खुदा के लिए मेरी शिकायत दरबार में मत कीजिएगा। मैं अभी मरना नहीं चाहता। अभी तो मैंने जिंदगी देखी ही कहाँ है, और अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई है। हसन के मुंह से शादी वाली बात निकलते ही सभी लड़कियां जोर से हंसने लगीं। हसन को अपनी नादानी का एहसास हुआ और शर्म के मारे उसका चेहरा लाल हो गया। हसन की बेचारगी देखकर कैरिया को उस पर तरस भी आया और शरारत भी सूझी। उसने हंसी रोकते हुए कहा, ठीक है, हम तुम्हारी जान बख्श देंगे और शिकायत भी नहीं करेंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है। कैसी शर्त शहजादी? हसन ने सहम कर पूछा। कैरिया बोली, तुम्हें हमारे एक सवाल का सही जवाब देना होगा। अगर जवाब तुम्हारा गलत हुआ तो तुम्हारा अंजाम क्या होगा तुम सोच भी नहीं सकते। फिर कैरिया ने चुटकी बजाई और सभी लड़कियों को कतार में खड़े होने को कहा। जब सारी लड़कियां आकर खड़ी हो गई, तब कैरिया ने हसन की आंखों में आंखें डालकर पूछा, अब बताओ कि हम सब में से सबसे ज्यादा खूबसूरत कौन है? ये सवाल सुनते ही हसन के पसीने छूट गए। वो जानता था कि औरतों के बीच खूबसूरती का चुनाव करना आग के दरिया में उतरने जैसा है। हर लड़की खुद को सबसे हसीन समझती थी। फिर भी हिम्मत जुटाकर उसमें सर उठाकर सभी लड़कियों को देखा, फिर निगाहें झुका ली। कैरिया ने दोबारा कहा, बताओ हसन, जवाब दो। वक्त कम है और फैसला तुम्हारी जान का है। हसन ने सोचा, अब तो मरना तय ही है, तो क्यों न सच बोलकर मरा जाए। उसका दिल किसी नगाड़े की तरह धड़क रहा था, पर उसकी आवाज में एक अजीब सा ठहराव था। उसने एक गहरी सांस ली, अपनी नजरें उठाईं और कतार के आखिर में खड़ी उस शांत और सादगी पसंद लड़की शाजिया की तरफ इशारा करते बोला, शहजादी साहिबा, गुस्ताखी माफ हो। आप सभी एक से बढ़कर एक हसीन हैं, लेकिन अगर सबसे ज्यादा खूबसूरती की बात जाए तो मुझे सबसे ज्यादा खूबसूरत वो मोहतरमा लगीं। कहते ही वो डरने लगा, क्योंकि उसने शहजादी की जगह एक दासी को सबसे खूबसूरत कहा था।
वो अपने घुटनों के बल बैठ गया और अपनी सजा का इंतजार करने लगा। तभी खामोशी की जगह तालियों की गड़गड़ाहट और खिलखिलाहट ने ले ली। हसन ने हैरानी से सिर उठाया। कैरिया आगे आई और हसन को खड़े होने का इशारा करते हुए बड़े अदब से बोली, सही कहा तुमने, हम सब खूबसूरत तो हैं, पर शाजिया से ज्यादा नहीं। तभी शाजिया आगे बढ़ी और हसन तब दंग रह गया जब सारी लड़कियां, यहाँ तक कि कैरिया भी, उसको झुककर सलाम करने लगीं। हसन के मन में सवालों का तूफान उठने लगा, आखिर ये कौन है जिसे सब सलाम कर रहे हैं? लेकिन वह खामोश ही रहा। धीरे धीरे सभी लड़कियां वहां से चली गईं। सभी के चले जाने के बाद शाजिया हसन के करीब आई और बोली, मैं शहजादी शाजिया हूँ। इस चांदनी रात में जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा, उसी पल मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई। मेरे कहने पर ही कैरिया, जो मेरी सबसे अच्छी सहेली है, ने ये सब नाटक किया था। हम देखना चाहते थे कि तुम अपनी जान बचाने के लिए झूठ बोलते हो या सच के साथ खड़े रहते हो, पर तुमने अपनी जान की परवाह किए बिना सच बोला, और यही वजह है कि अब ये शहजादी तुम पर फिदा है। क्या तुम इस सल्तनत की शहजादी का हाथ थामना कबूल करोगे? हसन का दिमाग तो पहले ही सुन्न हो चुका था। एक अदद पहरेदार के लिए सल्तनत की शहजादी से बात करना ही ख्वाब जैसा था, और यहाँ तो खुद शहजादी ने अपना दिल उसके कदमों में रख दिया था। हसन ने खुद पर काबू पाया और गहरी सांस लेकर बोला, अगर आप सच में मेरे साथ जिंदगी के हसीन पल बिताने के लिए तैयार हैं, तो मैं भी पीछे नहीं हटूंगा। मैं वादा करता हूं, जिंदगी के हर मोड़ पर आपका साथ निभाऊंगा। शाजिया की आंखों में चमक आ गई। हसन ने फिर धीरे धीरे अपनी पूरी पिछली जिंदगी उसके सामने खोल कर रख दी। कैसे उसने अपनी नादानी में सब कुछ खो दिया और कैसे किस्मत ने उसे एक बार फिर संभाल लिया। उसने ये भी बताया कि उसके पास उसके वालिद की दी हुई विरासत के इतने हीरे जवाहरात हैं कि वे दोनों पूरी जिंदगी आराम और सुकून से बिता सकते हैं। ऐसे ही बात करते करते कब रात बीत गई, दोनों को पता ही नहीं चला। सवेरा होने से कुछ पहले ही हसन भारी मन से हरम की दीवार फांद कर काम पर लौट गया। अब तो राजमहल में शाजिया का मन कहीं नहीं लगता था और बाहर हसन का। दोनों एक दूसरे के ख्यालों में खोए रहते, लेकिन हसन के इस बदलते व्यवहार को कोई और भी महसूस कर रहा था। वह था मंत्री। उसे लगने लगा था कि हसन पहले जैसा नहीं रहा, वो कुछ बदला बदला सा लगता है। एक दिन अचानक वो हसन से मिलने पहुंचा और बोला, हसन, क्या बात है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? आजकल तुम यहाँ होकर भी यहाँ नहीं होते, कोई परेशानी है क्या? हसन एक पल के लिए घबराया, पर उसने फौरन खुद को संभाला। नहीं जनाब, मैं बिल्कुल ठीक हूं। इस अनजान मुल्क में मेरा कोई घर परिवार नहीं है। कभी कभी अपने बाबा की याद आ जाती है। उनकी कमी अक्सर मेरा ध्यान भटका देती है। इस पर मंत्री बोला, तो फिर किसी लड़की से शादी कर लो। तुम्हारा घर बस जाएगा तो यह अकेलापन भी खत्म हो जाएगा। कहो तो मैं कहीं बात चलाऊं? हसन ने झट से सिर हिलाते हुए बोला, नहीं नहीं सरकार, अभी मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठाने के लायक नहीं हूं। अभी तो मुझे खुद को साबित करना है। मंत्री ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। ठीक है, जब मन हो तो मुझे बता देना। इतना कहकर वह वहां से चला गया। कुछ ही दिनों बाद हसन की नौकरी बदल दी गई। अब उसे हरम की बजाय राजमहल के बाहर सबके सामने पहरा देना होता था। एक दिन अचानक एक हिजड़ा महल में आया। वो सबकी नजरों से बचकर हसन के पास पहुंचा और उसके हाथ में एक छोटी सी पर्ची थमाकर चुपचाप आगे बढ़ गया। हसन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह तुरंत एकांत में गया और पर्ची खोली। उसमें लिखा था, शहजादी आज रात आपसे मिलना चाहती हैं। सारा इंतजाम मुकम्मल है, बस तुम्हें हरम के दरवाजे तक बिल्कुल अकेले आना है। हसन बेचैनी से रात का इंतजार करने लगा। रात होते ही वो छिपते छिपाते तयशुदा जगह पर पहुंचा। वहां एक बूढ़ी सी औरत उसका इंतजार कर रही थी। वो तुरंत उसका हाथ पकड़कर एक छोटे से कमरे में ले गई और उसको औरतों के कपड़े और गहने पहनने को दिए। फिर वह बोली,
इसको पहन लो और मेरे साथ चलो। हसन हैरान होकर बोला। ये सब क्यों? बूढ़ी औरत धीमे स्वर में बोली। शायद सुल्तान को शक हो गया है कि कोई मर्द यहाँ की लड़कियों से मिलता है। ये जनाना लिबास ही तुम्हारी ढाल है। खैर, हसन तैयार होकर उस बूढ़ी औरत के पीछे पीछे चल दिया। वह औरत शहजादी की बहुत वफादार थी और उन गुप्त रास्तों से वाकिफ थी जिन्हें कोई सिपाही भी नहीं जानता था। आखिरकार वे दोनों एक आलीशान कमरे में पहुंचे, जहां वही सारी लड़कियां पहले से मौजूद थीं, जो उस दिन मिली थीं। वे सब हंस कर खाने पीने का लुत्फ उठा रही थीं, लेकिन वहां शहजादी शाजिया और उसकी सहेली कैरिया नजर नहीं आ रही थीं। हसन की बेचैनी बढ़ने लगी। उसकी नजरें बार बार दरवाजे की ओर जा रही थीं। तभी कमरे में शहजादी शाजिया हंसते हुए दाखिल हुई। शहजादी को हंसता देख हसन सुध-बुध खोकर उसकी खूबसूरती में खो सा गया। शहजादी शाजिया ने मुस्कुराते हुए हसन का हाथ थामा और उसे अपने पास बीच में बिठा लिया। वो बोली, हम लोग हर महीने एक बार ऐसी दावत करते हैं, लेकिन अब बात अलग है। अब तुम भी मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुके हो, तो तुम्हारा भी यहाँ होना जरूरी है। हसन हल्की मुस्कान के साथ उसकी बात सुनता रहा। हंसी मजाक, बातों और खाने पीने के बीच रात बीतने लगी। जैसे जैसे रात ढलने लगी, शाजिया के एक इशारे पर सभी सहेलियां अदब से विदा हो गईं। अब उस बड़े से कमरे में सिर्फ हसन और शाजिया ही रह गए थे। हसन को यह एहसास था कि भले ही शाजिया उससे मोहब्बत करती हो, लेकिन है तो वो एक शहजादी ही। यही सोचकर वह उससे ठीक से नजरें तक नहीं मिला पा रहा था। शाजिया उसकी इस कश्मकश को समझ रही थी, इसलिए वो खुद पहल करने के लिए आगे आई और बिना कुछ कहे उसने हसन के लबों पर अपने नाजुक लब रख दिए, जैसे उसकी सारी झिझक को मिटा देना चाहती हो। पहली बार किसी के इतने करीब आने के एहसास से हसन को तो जैसे करंट ही लग गया। वह कुछ पल के लिए सुध-बुध खो बैठा और उस एहसास की गहराई में डूब गया। कुछ पलों बाद जब दोनों अलग हुए तो शाजिया हसन की आंखों में देखते हुए बोली, अपनी झिझक खत्म करो हसन। यहाँ मैं कोई शहजादी नहीं, सिर्फ तुम्हारी शाजिया हूँ। हसन का डर अब पूरी तरह खत्म हो चुका था। उसने आगे बढ़कर उसे अपने सीने से लगा लिया, मानो अब कोई दूरी बाकी ही ना रही हो। धीरे धीरे रात खत्म हुई और सुबह की आहट के साथ दोनों को अलग होना पड़ा। हसन चुपचाप वहां से निकल पड़ा। बाहर वही बूढ़ी औरत उसका इंतजार कर रही थी। वह उसे छोटे छोटे गलियारों से होते हुए अंतापुर के बाहर छोड़ आई। 2 ही दिन बीते थे कि पूरे राजमहल में यह खबर बिजली की तरह फैल गई कि हरम के अंदर किसी मर्द का साया देखा गया है, पर वह कौन था ये कोई नहीं जानता था। तुरंत ही पूरे महल में पहरा और सख्त कर दिया गया। सुरक्षा इतनी कड़ी कर दी गई कि परिंदा भी पर न मार सके। शहजादियां और उनकी सहेलियां, जो पहले ही एक कैद भरी जिंदगी जी रही थीं, अब उनकी दुनिया और भी छोटी हो गई थी। खैर, दिन बीतने लगे। अब तो हसन का दिल किसी भी काम में नहीं लगता था। उसे हर पल बस शाजिया की याद सताती रहती। वो ख्यालों की दुनिया में खोया रहता, जिससे उसकी जिम्मेदारियों में लापरवाही होने लगी। ये बदलाव मंत्री की नजर से छुपा नहीं रहा। एक दिन उसने हसन को दरबार में बुलाया और सख्त लहजे में पूछा, क्या तुम मुझे सच सच बताओगे कि तुम्हारे साथ क्या परेशानी है? तुम कोई काम ढंग से क्यों नहीं कर रहे? अगर यही रवैया रहा तो हमें तुम्हें काम से निकालना पड़ेगा। पहले तुम समझदार और होनहार लगते थे, लेकिन अब बिल्कुल उल्टा हो गया है। हसन हाथ जोड़कर बोला, जनाब, माफी चाहता हूं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि काम में मन लगाऊं और आपको शिकायत का कोई मौका ना मिले। मंत्री ने गंभीरता से कहा। तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा। हसन मंत्री से बात करके दरबार से भारी मन के साथ लौट ही रहा था कि उसकी नजर उसी हिजड़े पर पड़ी जो उसे पहले मिला था। वो बेचैनी से हसन को ही ढूंढ रहा था।
हसन ने इशारे से उसे महल के बाहर बुलाया। हिजड़े ने चुपचाप एक और पर्ची उसके हाथ में थमाई और बिना कुछ कहे ओझल हो गया। हसन सुनसान जगह पहुंचा और पर्ची खोलकर पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था, हसन, चाहे जितनी भी बुरी खबर सुनाई पड़े, अपना आपा मत खोना, खुद पर विश्वास बनाए रखना और हिम्मत से काम लेना। हसन के जिहन में सवालों का सैलाब उमड़ पड़ा। आखिर क्या मतलब है इसका? क्या मुझे कोई बहुत बुरी खबर मिलने वाली है? एक हफ्ते बाद अचानक पूरे शहर में खबर आग की तरह फैल गई। शहजादी शाजिया का दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल हो गया है। खबर सुनते ही हसन के पैरों तले जमीन खिसक गई। पहले माँ, फिर बाप और अब शाजिया, जो अब उसकी पूरी दुनिया थी, वो भी उसे छोड़कर चली गई। हसन वीरान जगह पर गया और चीख चीख कर रोने लगा। ए खुदा, तू मुझसे इतना क्यों रूठ गया? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? शाजिया, तुम मुझे यूं तन्हा छोड़कर नहीं जा सकती। तुम्हारे बिना मैं जी नहीं पाऊंगा। काफी देर तक हसन वहीं बैठा रहा, फिर भारी कदमों से अपने कमरे में लौट आया। उसने बाहरी दुनिया से नाता तोड़ लिया। न ठीक से खाता न पीता, बस बिस्तर पर पड़ा शाजिया को याद करता रहता। उसने बीमारी का बहाना बनाकर नौकरी भी छोड़ दी। 10 दिन बाद जब गम बर्दाश्त से बाहर हो गया तो हसन ने वह शहर छोड़ने का फैसला किया। शहर की हर दीवार, हर गली उसे शाजिया की याद दिलाती थी। उसने अपना सारा सामान समेटा, जमीन में दबा खजाना निकाला और घोड़े पर लाद कर शहर से बाहर निकल पड़ा। कुछ दूर चलने के बाद उसे महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। शुरू में उसने ध्यान नहीं दिया, पर जब पीछे वाले घुड़सवार की आहट करीब आने लगी तो हसन ने अपना घोड़ा रोका। उसने तलवार निकाली और चिल्लाया, कौन हो तुम? और साई की तरह मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? घुड़सवार खामोश रहा। हसन ने फुर्ती से वार किया और उस सवार की पगड़ी और नकाब हवा में उड़ गए। नकाब गिरते ही हसन के हाथ से तलवार छूट गई। सामने कोई दुश्मन नहीं, बल्कि मर्दाना लिबास में शहजादी शाजिया खड़ी थी। हसन को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। शाजिया मुस्कुराकर बोली, मैं कई दिनों से तुम्हारा पीछा कर रही हूं, पर तुम तो अपने गम से उबर ही नहीं पा रहे थे। क्या तुमने मेरी भेजी हुई पर्ची नहीं पढ़ी थी? इतनी मोहब्बत करते हो मुझसे कि मेरी झूठी खबर को भी तुमने सच समझ लिया। हसन बिना कुछ बोले उसे गले लगाकर रो पड़ा। आप जिंदा हैं या मैं कोई ख्वाब देख रहा हूं? शाजिया ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा। मैं बिल्कुल ठीक हूं हसन। तब जाकर हसन को यकीन हुआ। वो उसका हाथ पकड़कर पास पड़े पत्थर पर बैठ गया और पूछा, अगर आप सही सलामत थीं तो अपने इंतकाल की झूठी खबर क्यों फैलाई? शाजिया ने गंभीर होकर कहा, क्योंकि अब्बा हुजूर तक खबर पहुंच चुकी थी कि हरम में कोई गैर मर्द दाखिल हुआ है। वो बहुत जालिम है। उन्हें अपनी हुकूमत अपनी औलाद से भी ज्यादा प्यारी है। वो हमें कैद रखते हैं ताकि कोई दुश्मन हमें देख न ले और उनकी हुकूमत खतरे में न पड़े। वो बहुत जल्द पता लगा लेते और फिर तुम्हें सूली पर चढ़ा दिया जाता। हम चाहते थे कि तुम जल्दी ही नौकरी छोड़ दो ताकि तुम्हारी जान बच सके। फिर उसने धीमी आवाज में कहा, हम तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं हसन। पहली नज़र में ही तुम्हारे हो गए थे। इसलिए अपनी सबसे अजीज दोस्त कैरिया की मदद से हमने अपनी मौत का झूठा नाटक रचा, ताकि सबको यकीन हो जाए कि शहजादी अब इस दुनिया में नहीं रही। हमको तुम्हारी हर पल की खबर थी, पर तुम हमारे गम में इतने डूब गए थे कि बाहर ही नहीं आ रहे थे। इसीलिए हमें भेष बदलकर तुम्हारे आसपास छुप छुप के रहना पड़ रहा था। हसन ने हैरानी से पूछा, शहजादी साहिबा, ये सब कैसे मुमकिन हुआ? चारों तरफ तो आपकी मौत के ही चर्चे थे। शाजिया ने उसकी आंखों में आंखें डालकर मुस्कुराते हुए कहा, हसन, जहाँ कानून दीवारें खड़ी करता है वहाँ मोहब्बत रास्ते निकालती है। हमने सबके सामने मौत का नाटक रचा और ताबूत में लेट गए।
लेकिन कैरिया ने सबकी नज़रों से बचकर हमें ताबूत से निकाल दिया और फिर ताबूत को खाली ही दफना दिया गया। हम कई दिनों से साये की तरह तुम्हारा पीछा कर रहे थे। आज जाकर तुमसे मिलना नसीब हुआ है। हसन भावुक होकर बोला। शहजादी साहिबा, आपने ये सब सिर्फ हमारी मोहब्बत के लिए किया? आपने अपना सब कुछ छोड़ दिया सिर्फ मेरे लिए? आप इतनी बड़ी सल्तनत की शहजादी हैं। अगर मेरी खिदमत में कभी कोई कमी रह गई तो आप हमसे नाराज तो नहीं हो जाएंगी? शाजिया ने तुरंत उसका हाथ थाम लिया और बोली, हसन, तुम मेरी मोहब्बत हो, मेरी जान हो। क्या कोई खुद से भी नाराज होता है? उन पलों में जैसे सारी दुनिया थम सी गई। कुछ देर की उस सुकून भरी मुलाकात के बाद दोनों ने एक नया फैसला लिया, एक नई जिंदगी शुरू करने का। वो दोनों उस शहर को छोड़कर दूसरे शहर चले गए। हसन ने अपने खजाने के धन से एक खूबसूरत घर खरीदा और फिर शहजादी से निकाह किया। उसको अपनी दुल्हन बनाकर अपने घर में कदम रखवाया। आज आखिरकार वो रात आ ही गई, जिसके पूरे होने की कल्पना करना भी हसन के लिए किसी करिश्मे से कम नहीं था। कहाँ वह एक अदना सा पहरेदार और कहाँ उस हुकूमत की शहजादी आज उसकी हमसफर बन चुकी थी। हसन के चेहरे पर घबराहट साफ झलक रही थी। उसे अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि यह हकीकत है या कोई हसीन ख्वाब। पर शाजिया मुस्कुरा रही थी। उसे अपने शौहर की हालत पर बड़ा प्यार आ रहा था। शाजिया धीरे से हसन के करीब आई और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली, आज से आप मेरे शौहर हैं और मैं आपकी बीवी। तो क्या आज भी आप मुझे शहजादी ही समझते रहेंगे या फिर दिल की मलिका बनाएंगे? हसन बोला। तुम तो मेरे दिल की रानी कब की बन चुकी हो। शाजिया मुस्कुराई और बोली, तो फिर क्या हमें इस रात को सुकून और मोहब्बत से नहीं जीना चाहिए? दोनों की नजरें मिली और बिना शब्दों के ही सब कुछ कह दिया गया। हसन ने प्यार से शाजिया का हाथ थामा और कमरे में जल रहे चिराग को धीमा कर दिया। वो दोनों उन सुकून भरे लम्हों में खो गए। उस मध्यम रोशनी में दोनों की मोहब्बत मुकम्मल हो चुकी थी। हसन ने अब अपनी पुरानी गलतियों से सबक ले लिया था। उसने समझदारी से अपना कारोबार शुरू किया और धीरे धीरे उसकी गिनती शहर के रईसों में होने लगी। वहीं शाजिया उसके साथ हर कदम पर खड़ी रही। हसन ने एक ख्वाब देखा था, उसे पूरी दुनिया दिखाने का। उसे वो समय समय पर पूरा करता। ये कहानी बताती है कि जो इंसान गलती से सीख लेता है, किस्मत उसे दूसरा मौका जरूर देती है। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही दिल को छू जाने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहाँ कहानी सिर्फ कहानी नहीं होती, एक एहसास होती है।